guys, I hope all of you are well. Welcome to. लेकिन एक सेकेंड, मैं आपको अगर ये सब बताऊं तो मैं Hi everyone, this is Kriti Bhatnagar, your Unacademy CLAT educator. I've done my BLLB from LLB Bhopal. I have done my masters from JNU Gujarat. I've also cleared UC NET. And in today's video, we are going to be talking about 5 qualities of a CLAT topper. So guys, सबसे पहली जो क्वालिटी है जो किसी भी CLAT टॉपर में ज़रूर होती है वो ये है कि he makes sure that he does a lot of practice एंड प्रैक्टिस. क्लैट एग्जाम में आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपको पता चलता जाएगा कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं और उतना ही ज़्यादा आप उन गलतियों को ठीक कर पाओगे. अगर आप किसी भी क्लैट टॉपर का इंटरव्यू देखो तो हर टॉपर ने अपने इंटरव्यू में मिनिमम 30 to 40 to 50 मॉक्स का ज़रूर बताया है कि ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन उन्होंने क्लैट में इतने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे. सो जितने ज़्यादा मॉक्स आप अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, उतने ज़्यादा डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर हो. अब प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप क्लास आते हो, लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट करते हो, करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट करते हो, लॉजिकल के कॉन्सेप्ट करते हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट करते हो और आपका इंग्लिश के कॉन्सेप्ट करते हो. लेकिन जब तक आपको इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा क्वेश्चन पे, तब तक आप उसे सही आंसर नहीं करोगे. और ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप इन क्वेश्चंस का एनालिसिस ज़रूर से करो. आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या गलत किया है और क्या आपको सुधार करना है, और अगर सेम क्वेश्चन क्लैट एग्जाम में आ गया तो आप उसको गलत नहीं करोगे. तो जो सेकेंड क्वालिटी है जो किसी भी क्लैट टॉपर में होनी चाहिए वो होने वाली है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अभी पढ़ लिया, आज आपने 12 घंटा पढ़ लिया तो कल आप अपने आप को छुट्टी दे दो, फिर आप नेक्स्ट डे 15 घंटा पढ़ लो. कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको अब अगले 4 मंथ्स डेडिकेटेड तरीके से क्लैट प्रिपरेशन को ही दे देने हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं, पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं, कोई रिश्तेदार कुछ बोल देते हैं, आप किसी की स्टोरी देख लेते हो तो आपको लगता है दुनिया तो घूम रही है, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ, या आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और शायद मेरा क्लैट क्लियर नहीं हो पाएगा. यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि इसके बाद आप क्या करते हो. अगर आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ के इस विशियस साइकिल में फंसना शुरू हो गए कि मुझे बहुत सैड फील हो रहा है और मैं शायद और नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे घर वाले भी सुनाते रहते हैं, मैं सबकी स्टोरीज देख के और भी ज़्यादा सैड फील करता हूँ, तो जैसे अगर आपने 2-3 घंटे भी लगा लिए इस चीज़ पे सैड फील करने में, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे बाद आप अच्छा फील करने लगोगे या 2-3 घंटे बाद आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी. यू विल बी एट द सेम प्लेस दैट यू वर. सो ऐसा डेफिनेटली मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप सैड फील करते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप उन मोमेंट्स को सेट असाइड रखो. आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो. आपकी कोई हॉबी है, थोड़ी देर के लिए आप अपनी हॉबी परस्यू कर लो, मम्मी पापा के पास जाके बैठ जाओ, कुछ कुकिंग कर लो अपने लिए, कुछ गेम्स पसंद है खेलना तो वो गेम्स खेल लीजिए. अपने आप को एक शांत कमरे में आंखें बंद करके सोचिए कि आपने क्लैट क्लियर कर लिया है, सब लोग बहुत खुश हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, और आप उस फीलिंग को अच्छे से एंजॉय करिए और रियलाइज़ करिए कि ये सब कब होगा, कब मेरी क्लैट में अच्छी रैंक आएगी. सिर्फ तभी जब मैं अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहूँगा और नो मैटर व्हाट द सेटबैक इज़, मैं क्लैट ढंग से ही प्रिपेयर करूँगा. मैं अपनी गलतियों से सीखूँगा. मॉक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मॉक्स एनालाइज करूँगा. मम्मी पापा ने डांट दिया, कोई बात नहीं, सबके डांटते हैं. रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया, ठीक है, वो भी सबके बोलते हैं. फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, एक बार क्लैट क्लियर हो जाए मैं भी घूमने जाऊँगा. तो इस तरीके की अगर आप फीलिंग लेके आओगे और अपना कॉन्सिक्वेंस याद रखोगे कि मेरी आज की मेहनत मुझे कल एक बहुत अच्छा टाइम देगी, एक बहुत अच्छा कॉलेज देगी, तो मैं कल के लिए, अपने ही कल के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ. जो थर्ड क्वालिटी है जो किसी भी क्लैट टॉपर में आपको ज़रूर मिलेगी वो है मॉक एनालिसिस इज़ द की. आप में से कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैंने एक बार मॉक दे लिया तो मैंने बहुत कर लिया है ऑलरेडी और अब मैं मॉक एनालिसिस को टाइम नहीं दे सकता.
जब तक आप मॉक एनालाइज नहीं करोगे, सेक्शनल टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, आपको आपकी गलती नहीं पता चलेगी। आप 100 मॉक्स दे लो, लेकिन अगर वो 100 मॉक्स दे के भी आप सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो तो वो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉक एनालिसिस स्कैरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपको आपकी गलती पता चल जाए। एक बार आपने वो रियलाइज़ कर ली, सेम क्वेश्चन क्लैट में आ गया, तो आप वो सही करके आओगे और आपको +1 मार्क्स मिलेगा। एक मार्क्स की भी लड़ाई होती है डेफिनेटली, तो प्लीज़ मॉक एनालिसिस से डरिए मत। सभी टॉपर्स मॉक एनालिसिस करते हैं और आप भी कर सकते हो। उसको एक चैलेंज की तरह मत लीजिए कि ओह माय गॉड अब मुझे मेरी गलतियां पता चलेंगी। आप उसको ऐसे लीजिए कि अब ये जो भी मैंने इसमें गलत किया है, ये अगर क्लैट में आया तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं करूँगा। तो आप खुश होइए कि अगर ये क्लैट में फर्स्ट टाइम आ जाता तो मैं वहाँ गलत करता, मेन एग्जाम में गलत ना करें, इसके लिए हम मॉक दे रहे हैं। देयर इज़ नो अदर पर्पस। अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखिए और बिगर पिक्चर देखिए। छोटी छोटी सेटबैक से सैड मत फील करिए। हो सकता है किसी मॉक में 20 आए, किसी मॉक में 50 आए, किसी मॉक में 80 आए और वापस से किसी मॉक में 30 आ जाए, तो दैट इज़ ओके। जिस मॉक में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब वो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट आपका अच्छा टॉपिक्स नहीं थे जो आपको अच्छे आते हैं, वो टॉपिक्स नहीं थे, तो आपको उन टॉपिक्स पे मेहनत करनी है एंड देन यू विल डेफिनेटली क्लियर क्लैट। जो 4th क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेक श्योर करेगी कि आप क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर लो, विच इज़ रीडिंग इज़ द की। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको क्वेश्चन पेपर अगर 4 घंटे के लिए दे दिया जाए तो वो 120 आउट ऑफ 120 ले आएगा, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, सिर्फ इस वजह से वो वहाँ पे डर जाता है। तो इस डर को भगाने के लिए आपको हमेशा अपना डर फेस करना पड़ता है, राइट? तो आप मेक श्योर करिए कि आपने जो भी आर्टिकल्स हैं आप डेली के सेट करें, न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम लिमिट सेट करें, कर सकते हैं। देखिए आप लोग लॉयर बनने वाले हैं, लॉयर्स पूरी लाइफ रीड करते हैं, उनका काम ही है नए लॉज रीड करना, नए आर्टिकल्स रीड करना, कुछ नई चीज़ हो रही है उसके बारे में कुछ चीज़ डिस्कस करना। जितना ज़्यादा टाइम आप सेल्फ रीडिंग में इंडल्ज कर सकते हैं उतना दीजिए, लेकिन टाइम बाउंड कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैसेज को बहुत देर तक रीड कर रहे हैं तो एक बार ये ट्रिक अपनाइएगा कि आप उसे जल्दी रीड करिए। हो सकता है आपको कुछ भी समझने में ना आए, आप सेकेंड टाइम फिर से जल्दी रीड करिए। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8वीं बार वो आपको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे आपका ब्रेन ये समझने लगेगा कि अब ये मुझे टाइम नहीं देने वाला है धीरे रीड करने के लिए, तो मुझे जल्दी ही समझना पड़ेगा। 7 डेज लेटर आप मुझे प्लीज़ आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपकी रीडिंग स्पीड इस तरीके से इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। सोर्सेज के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, आई प्लीडर्स, लीगल सर्विसेज इंडिया पे लीगल आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, SCC ऑनलाइन, बार एंड बेंच, लाइव लॉ पे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं और कभी कभी मन करे तो नॉवेल्स भी रीड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी ऑफ अ क्लास टॉपर इज गोइंग टू बी दैट दे नो हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी 12th में होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, तो इट इज़ ओके। जो 12th में है स्टूडेंट्स, उनके पास थोड़ा सा टाइम कम है फॉर क्लास प्रेपरेशन, क्योंकि उन्हें स्कूल पे भी ध्यान देना है। तो आप कभी कभी आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, है ना। एज अ क्लास टॉपर यू शुड नो कि आप क्या चीज़ बेस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मुझे पता था कि मैं 12th में भी 98% और क्लैट में भी AR1 नहीं लेके आ सकती, तो मैंने अपना फोकस, मेन फोकस क्लैट ही बनाया रादर देन क्लास 12। तो अगर मेरे क्लास 12th में 80% भी मार्क्स आए, मुझे मैटर ये करता था कि मेरा क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। अभी दिसंबर तक तो आपके मेन 12th के एग्जाम्स नहीं हैं, तो अभी आप अपनी क्लैट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल करने में ही टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं और डे के एंड में हमें बहुत रोना आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप मेक श्योर करिए कि आप अपनी प्रेपरेशन पे हार्ड वर्क इज़ द की, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। एक सीक्रेट बताऊँ, लाइफ में कुछ भी आपको बिना मेहनत के नहीं मिलेगा एंड दैट इज़ ओके। मेहनत करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। हम कभी कभी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, दिन भर पढ़ता रहता है, ऐसा करता रहता है, बट इट इज़ कूल टू बी हार्ड वर्किंग, इट इज़ इंटेलेक्चुअल टू बी हार्ड वर्किंग। बुरी चीज़ नहीं होती है,
और आप लाइफ में जो भी मेहनत करोगे वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर हेल्प करेगा। आपको अगर अर्थ पे लाया गया है तो कुछ पर्पस होगा। ऐसा नहीं है कि दिन भर रील स्क्रॉल करने का आपका पर्पस है ना। डरिए मत, परेशान मत होइए, बैलेंस करिए अपनी लाइफ को। कभी कभी हफ्ते में एक दिन दोस्तों से मिलने का मन करे, मिल लीजिए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। 10-15 मिनट आपको इंस्टाग्राम चलाना है, चला लीजिए, इट इज़ फाइन। बट आप क्या करिए, दिन का टास्क बना लीजिए करिए। अगर आपका टास्क जल्दी कंप्लीट हो गया तो आप आधे घंटे के लिए अपना फ़ोन चला सकते हो। किसी दिन नहीं कंप्लीट हो पाया तो उस दिन फ़ोन मत चलाना। आप बस ये याद रखो कि मेहनत करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती और मेहनत करके ही लाइफ में हमें सब कुछ मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी 5 क्वालिटीज़ समझ में आ गई होंगी ऑफ अ टॉपर, एंड ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तो मेरे अंदर नहीं है, तो आप एक और बार अपने आप से पूछिए, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी ऐप पर क्लैट कैटेगरी में। अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो उस पर फ्री क्लासेस भी होती हैं और सब्सक्राइब्ड कोर्सेज भी हैं। सो आप कृति भी कोड यूज़ कर सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और या फिर पेड क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड आई होप यू क्लियर क्लैट। थैंक यू।